हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ITR-1 कैसे फाइल करी जाती है उसके बारे में बताऊंगा, जो मोस्टली सैलरीड पर्सन्स के लिए या पेंशनर्स के लिए होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर इनकम टैक्स टाइप करते हैं ताकि हमें साइट का पता चल सके कि किस साइट पर हम लोग ITR को फाइल कर सकते हैं। ये जो आपका है, इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये फाइल है। फ्रंट पेज आता है, प्री वैलिडेट करने के अकाउंट को उसको हटा देते हैं। अगर आपने ITR पहले भरी हुई है तो आप रजिस्टर्ड होंगे, अगर आपने ITR आज तक नहीं भरी है तो आपको रजिस्टर्ड योरसेल्फ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉग इन हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आते हैं। हम इंडिविजुअल का ऑप्शन चूज करते हैं, इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम अपनी जो ये ITR है पर्सनली भर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं भर रहे हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी पैन कार्ड की, सरनेम की। ये 4 स्टेप्स में है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसमें जितनी भी डिटेल आप भरोगे अपनी, वो आप ध्यान रखना आपके फॉर्म 16 और पैन कार्ड से मैच करती हुई हो, ताकि आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली खुल सके। लास्ट स्टेप में आपका एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इसके अंदर आने के बाद जब आप लॉगिन के लिए आपका यूज़र आईडी जो होगा वो आपका पैन कार्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन करते वक्त ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये केस सेंसिटिव होता है, तो एज इट इज़ आपको ये टाइप करना है। हम फिर जाते हैं ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न। ये मैंने पहले भरा हुआ था ड्राफ्ट, तो मैं इसको आपको नहीं शो करूँगा, मैं शो करता हूँ सिर्फ सेकंड वन, फ्रेश वन खोलता हूँ मैं। नीचे वाला ऑप्शन ये मैंने पहले भरा हुआ है, नीचे वाला ऑप्शन ये, हाँ, क्लिक हेयर, इस पर मैं करता हूँ। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर में डालूंगा 2020-21, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मेरा 19-20 था, और असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल फाइनेंशियल ईयर से आगे का ही होता है। इसके बाद मैं फाइल करूंगा ITR फॉर्म नंबर 1, क्योंकि आज मैं आपको ITR-1 के बारे में डिटेल बताऊंगा जो सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए होती है। इसके बाद आएगा आपका फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिवाइज करूंगा मैं, और इसमें मैं करूंगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। पहले हम क्या करते थे, XML फाइल डाउनलोड करके उसको अपलोड करते थे, लेकिन अब हम करेंगे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, यानी कि हम बनाएंगे भी ऑनलाइन और सबमिट भी ऑनलाइन कर देंगे। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होगा। मैं प्री वैलिडेट अपना अकाउंट कर देता हूँ, जिससे मेरा ई वेरीफाई हो सके अकाउंट। मेरे जो ITR है वो ई वेरीफाई हो जाएगी, मुझे कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पहले मुझे प्रिंट आउट निकाल कर कुरियर बेंगलोर में करना पड़ता था। देखिए अब मैं यहाँ पे पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन था, पार्ट ए में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने अकाउंट से डिटेल से रिलेटेड, कि पैन नंबर क्या है, नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, किस स्टेट में रहते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये सारी डिटेल आजकल भरी हुई मिल जाती है, बस आपको क्रॉस चेक करना होता है। ये सारी डिटेल आपकी फॉर्म 16 जो डिपार्टमेंट से मिलता है वहाँ से मैच करती है। तो यहाँ पे आपको करना है कि आप कौन से गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, जो भी है। जैसे मैंने भरा स्टेट गवर्नमेंट, और मैं ये बिफोर डेट भर रहा हूँ तो 139 अंडर सेक्शन 1 भरूंगा मैं। अगर मैं आफ्टर डेट भर रहा होता तो बिलेटेड भरता, ठीक है। अगर मैं रिवाइज भर रहा होता तो मैं 135 वाला करता, लेकिन हम भरेंगे 139 अंडर सेक्शन 1 और बिफोर ड्यू डेट। अब ये 3 कंडीशन नीचे और दे रखी है कि अगर आपने 1 करोड़ तक की सेविंग करी है, ट्रांजेक्शन्स करी है अपने बैंक अकाउंट में पिछले साल, तब आप ये भरोगे, करंट अकाउंट होना चाहिए, तब आप ये यस करोगे इसके अंदर। अगर आपका 2 लाख का फॉरेन कंट्री का टूर था तब आप भरोगे, थर्ड कंडीशन। अगर आपके 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल आया है लास्ट ईयर, तब आपको इसमें यस करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो कि मैं मीट करता हूँ, तो मैं इसको नो के ऊपर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और सेव ड्राफ्ट कर दो। नाउ सेकंड वन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपकी फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाती है, अगर नहीं है तो आपको फिल करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, गवर्नमेंट आजकल ये सारा भरा हुआ दे रही है, अगर आप टैक्स ऑन टाइम, बिफोर टाइम पेड कर रहे हैं।
सैलरी एज पर डिस्ट्रिक्शन 17/1 कितनी है मेरी, वो मेरी फॉर्म 16 में मेंशन है। और आप कोई रिडम्पशन ले रहे हैं, एचआरए ले रहे हैं, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। जैसे ये मेरी सैलरी है 8479 एंड 76 अंडर सेक्शन 17(1), ये देखिए मेरे फॉर्म 16 में ये मेंशन है, फॉर्म 16 पार्ट बी में। ये देखिए ग्रॉस सैलरी मेरी 847976 जो मैच कर रही है इसके साथ में। उसके बाद मेरा इसमें अलाउंस लगेगा एचआरए का। अगर मैं मेरे पास होम लोन की मैं छूट नहीं ले रहा हूँ तो मैं एचआरए की छूट लूँगा, और ये भी मेरा फॉर्म 16 में मैच करेगा। ये देखिए अंडर हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10/13A, यहाँ पर मैं डिटेल डाल देता हूँ। इसके बाद मेरी नेट सैलरी रिवाइज हो जाएगी, ये हो जाएगी 7,12,232। अगर कोई मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसका कोई टैक्स वगैरह भरा है तो यहाँ पे वो सारी डिटेल आएगी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एचआरए ले रहा हूँ तो मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर कोई अदर इनकम सोर्स है, इंटरेस्ट है बैंक अकाउंट से, डिपॉजिट से, इनकम टैक्स रिफंड से, तो वो भी मुझे यहाँ पर शो करना पड़ेगा। इन ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट मेरा इकट्ठा आएगा, तो 4 बैंक का इंटरेस्ट हो या 5 बैंक का। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, वो भी एक साथ जितने भी बैंक का इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने 1/4/2020 से 31/7/2020 के बीच में करी है और वो ट्रांजैक्शन आपकी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से को कवर करती थी या उसके लिए थी, तो आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। ये वाला कॉलम इस साल नया आया है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ट्रांजैक्शन डिडक्शन या कुछ भी आपने इसका कवर करने के लिए 1/4/20 या 31/7/20 तक के बीच में करा है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में यस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 1/4/20 से 31/7 के बीच में कुछ नहीं करा है तो आप लोगों को नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको इसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी जो एटीडी में ऊपर आपकी आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपल सा नो करता हूँ। नो करने के बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है मेरा एटीसी लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये 84,190 एटीसी जो मेरा एग्जेम्पशन है टैक्स को बचाने के लिए जो मैंने किया था, और ये मेरा फॉर्म 16 के साथ भी मैच करेगा कि मैंने इतनी छूट, इतना जो मैंने टैक्स सेविंग करा है एलआईसी के थ्रू, चाहे वो कितनी भी एलआईसीज हो। मेरी ये 3-4 एलआईसीज है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 80, ये मेरा फॉर्म 16 ये रहा 84,198, ये मेरा आप चेक कर सकते हैं जो 80 ठीक है उसमें आता है। इसके बाद आता है ये देखिए 80CCD1, 80CCD1 है ना। तो ये है जो 80CCD1 कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जिसने जो एनपीएस ले रखा है, जिसने न्यू पेंशन स्कीम ले रखी है, तो उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन पे भी आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको अपने फॉर्म 16 में जो हमने एनपीएस ले रखा है उस पर टैक्स रिबेट 64,396 है, यहाँ पे 64,396 होगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप इसको इजीली भर सकते हैं। ये सारी डिटेल आ गई 64,396। इसके बाद 80D देख रहे हैं आप, मेरा ब्लैंक है 80D, दिस वन, नो नो नो, दिस 80D, ये तो आपका 80DD है। अगर किसी को कुछ ट्रीटमेंट लिया है अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ में, कुछ छूट ली है मेडिकल स्पेसिफाइड डिजीज़ में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ और डिपेंड किसी को भी लिया हुआ आपने मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा अगर आपको डिपार्टमेंट से उसके लिए पैसे वगैरह कुछ मिले हैं। तो अभी यहाँ ना जाके मैं जाता हूँ 80D मेडिकल इंश्योरेंस पे। मैंने कहा था आपको कि आजकल जो 80D है वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं भर सकते। ये कहाँ गया आपका 80D,
दिस वन 64, नो 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 नो, नीचे 80 डी, 80 डी, 80 डी, 80 डी, यस, ये है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये मैंने यहाँ ले रखा है, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है और मैं यहाँ पे भरने के लिए लायबल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ से नहीं भर सकता। तो मैं सीधे ये, मैं यहाँ पे लिंक है, क्लिक करूँगा तो ये 80 डी वाले पेज पर मुझे ले जाएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पेज है 80 डी, इस पर ले जाएगा। और 80 डी वाले पेज पर ले जाते ही मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कितने का ले रखा है, वो डिटेल मुझे भरनी पड़ेगी। देखिए पेज खुल गया है। ये ध्यान रखिएगा कि 80 डी में आपको अपनी फैमिली का अलग डालना है, अपने पेरेंट्स का अलग डालना है, दोनों सेपरेट होने चाहिए। पेरेंट्स आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये है, ये आपकी सिर्फ फैमिली का है, इसमें कोई सीनियर सिटीजन नहीं आएगा। आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, अगर आपने पहले से ले रखी है तो यस कीजिए, ये आपने कोई पॉलिसी ले रखी है यस कीजिए, और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस डाल दीजिए कितने की आपने ले रखी है। जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 14 18, सॉरी ये नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, नीचे होगा, हाँ ये 1406 80 डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है 1406 तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1406। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कभी पेरेंट्स के लिए क्लेम कराया, पॉलिसी ली है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं ली है पॉलिसी या कोई क्लेम नहीं करा है तो नो डाल दीजिए, या नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स के लिए क्लेम करना ही नहीं है तो आप नो कर दीजिए और सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। इसके बाद अब वापस आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे। आप देखेंगे कि जो 80 डी में डिटेल हमने भरी है वो डिटेल आपकी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। इससे भी थोड़ी बहुत आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो 80 डी था कि अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, डिसेबल है, तो आपको भरना है। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको भरना है 80 डी बी में। ठीक है, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने एक साल में कितना इंटरेस्ट पे करा है, ये आपको सर्टिफिकेट बैंक के थ्रू मिल जाता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट लिया है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो लिखना है। हायर एजुकेशन है एटीई, तो आपको लिखना पड़ेगा हायर एजुकेशन लोन लिया है, और प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब मैं नील कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कोई मेरा है नहीं, कोई डिसेबल भी नहीं है, तो कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँ। अब मैं देखता हूँ कि अगर मेरी कोई इनकम एग्रीकल्चर से के अलावा हुई है, एग्रीकल्चर जिससे हुई है जो 5,000 से ज़्यादा है, जो मेरी इनकम हुई है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि वो नेचर ऑफ इनकम कैसा है। एग्रीकल्चर इनकम देख लीजिए, अगर 5,000 से कम है तो कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर प्रोविडेंट फंड से कुछ रिसीव हुआ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अदर इनकम जो भी आपको हुई है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी जरूरी है। तो मेरी कोई इनकम नहीं है फिलहाल, तो मैं नो कर देता हूँ। अब मेरी जो टैक्स जो बना है मेरा टोटल इनकम पे नेट पे, वो बना है 12,479, और मुझे इस पे रिबेट भी मिल गई है इतनी की 12,479। इसका मतलब मैं जो एडवांस टैक्स दे चुका था या दे चुका हूँ, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए मैंने अपने एम्प्लॉयर को 10,000 रुपीज़ एडवांस टैक्स एज ए पेड कर चुका हूँ, जबकि मुझे पेड नहीं करना था, क्योंकि अब मेरा ये जो टैक्स है वो रिकवर होगा और मुझे ये रिफंड मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप, मैंने एम्प्लॉयर वाले पे टिक कर दिया, और ये मैं TDS 2 का है, इसमें मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। फर्निश्ड बाय पेयर्स फॉर्म 27D अगर कलेक्टर से इशू किया है तभी आप भरेंगे, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। सैलरीड पर्सन को इन सब चीज़ों को भरने की ज़रूरत नहीं है। ये टिक लगा दिया है और इसके बाद सेव ड्राफ्ट कर देते हैं एक बार, और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाते हैं। ये देखिए
एडवांस टैक्स मैंने टोटल भरा है 10,000, टोटल टैक्स पे 10,000, अमाउंट पेबल कितना था 0, अमाउंट पेड था 0, मुझे टैक्स नहीं भरना था, तो मुझे रिफंड हो जाएगा कितना 10,000। D14 में आप चेक कर सकते हैं रिफंड, D12 ये है आपका 10,000 मुझे रिफंड हो जाएगा। अब किस अकाउंट में रिफंड होगा, जिससे मैं प्री वैलिडेट हूँ उसी में करता हूँ। सैलरी अकाउंट में, यहाँ पे मेरी सैलरी अकाउंट की डिटेल्स है जो ऑटोमेटिक आपने फिल करी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आ जाएगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एग्री कर अब मैं नीचे आता हूँ, ये मेरा वेरिफिकेशन है कि सारी डिटेल्स मेरी क्लियर है, और यहाँ पे प्लेस वगैरह मैं डाल देता हूँ, नाम मेरे यहाँ पे मेरा नाम, फादर्स नेम, डिटेल्स ये सारी मैं भर देता हूँ। देखिए डिटेल्स आ गई, ये मेरे फादर्स के नेम आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है मेरा सेल्फ में, ये टैक्स का फॉर्म कौन भर रहा है, ये सेल्फ आ जाएगा। प्लेस क्या है, न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं प्री वैलिडेट किससे कराना चाहूँगा, बैंक से, आधार से, या मैं ई वेरीफाई 120 दिन के अंदर करा लूँगा। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ प्री वैलिडेट वाला, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका हैंड टू हैंड ई वेरीफाई भी हो जाता है। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के कुरियर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें तीनों ऑप्शन है, आधार, बैंक और डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू आप इसको प्री वैलिडेट कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, और मैं इसको प्रीव्यू और सबमिट कर दूंगा। सेव ड्राफ्ट ना करके प्रीव्यू एंड सबमिट करूँगा। ओके, ये सारी डिटेल्स है मेरी, जो भी डिटेल्स आपने भरी है शुरू से लेकर एंड तक जितनी पेजेस में, वो सारी डिटेल्स है। जो मैंने हाइड कर दी है ये मेरी पर्सनल डिटेल्स थी। ये सैलरी आपकी आ जाएगी, ये आपका टैक्स आ जाएगा, ये आपके सेविंग्स आ जाएगी, मेडिकल पॉलिसीज आ जाएंगी, ये आपने तो कितना टैक्स बना, आपको कितना रिबेट मिला, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ गई। ये 10,000 आपका आपने एडवांस टैक्स पे करा, और कितना आपका रिफंड आएगा वो सारा आपका ये शो हो जाएगा, रिफंड 10,000। सब कुछ मुझे लगा कि ओके है, तो ओके होने के बाद मैं इसमें एक सबमिट का बटन आएगा, ये सबमिट, इसको सबमिट कर देता हूँ। अब मैंने जो क्लिक किया था, आपको आधार से करना है, बैंक अकाउंट से करना है, मैंने करा बैंक अकाउंट से। यहाँ पे मेरे मोबाइल पे एक कोड रिसीव हो गया है, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट से आया है, ईवीसी जिसे कहते हैं। ये मैं भर देता हूँ, ये मैंने भरा, एक सबमिट। ये देखिए मेरा रिटर्न सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और ये आपके मेल पे भी एक फाइल आ जाएगी।